नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा YouTube चैनल NCERT अड्डा 24/7 में। इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट NCERT क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक का लाइन बाय लाइन एनालिसिस मिलेगा। वीडियो देखने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि आज तक YouTube पे ऐसा एनालिसिस आपको नहीं दिया गया होगा। यहाँ पे सीक्वेंस वाइज क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक का टोटल एनालिसिस दिया जाएगा। पहले न्यू NCERT का आपको एनालिसिस मिलेगा लाइन बाय लाइन, इसके बाद ओल्ड NCERT का भी एनालिसिस दिया जाएगा, जिससे कि आपका यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेंगे। चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, दोनों में NCERT का महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यू NCERT का कवर कराया जाएगा, उसके बाद ओल्ड NCERT को भी कवर करा दिया जाएगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इससे पहले इस तरह का वीडियो, इस तरह का कॉन्टेंट हिंदी मीडियम के लिए यूट्यूब पर नहीं दिया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के, इस चैनल के माध्यम से इस प्रकार के क्लासेस से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मेरा मानना ये था कि क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक का NCERT को कवर करा दिया जाता है, लेकिन जब मैंने इसमें सोचा गहनता से तो मुझे लगा कि नहीं, क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक को यूपीएससी ने बेसिक माना है। यानी NCERT का जो बुक है क्लास 6 से क्लास 8 तक को बेसिक माना है। इसमें उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जो भी चीज़ें इसमें हैं वो अच्छे से रिलेटेड करके देगी। थोड़े से तर्कपूर्ण बात है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि इसमें दी गई है। तो मेरे मानना ये था कि क्लास 6 यानी बेसिक से स्टार्ट किया जाए, ताकि चीज़ें जो होती है सीक्वेंस में चलेगी, और चीज़ें जब रिलेटेड होकर चलती है तो मेरा मानना ये है कि जब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होकर चलती है, शुरू से चलती है, जहाँ से उसका उदारीकरण हुआ है यानी ओरिजिन हुआ है वहाँ से चलता है, तो चीज़ें बेहतर से समझ में आती है। और आपको बता दें कि जहाँ पर आपको नोट करने वाली पॉइंट वाइज बातें होगी वहाँ पर बोल दिया जाएगा कि आप इसको नोट कर ले, और जहाँ पे तर्कपूर्ण विश्लेषण होगा वहाँ पे तर्कपूर्ण विश्लेषण दिया जाएगा, ताकि आपको बेहतरीन से समझ में आए। ये हिंदी मीडियम के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलता है। ये ज़्यादा प्रिपेयर यूपीएससी के रहेगा और स्टेट पीसीएस को रहेगा, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट एसएससी बैंकिंग रेलवे की तैयारी करते हैं उनको भी काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी, क्योंकि जो जितने भी आप लुसेंट की अदर बुक पढ़ते हैं वो सारे NCERT से ही रिलेटेड रहते हैं। लेकिन NCERT का अगर कंप्लीट अगर आप एनालिसिस को देख रहे होंगे, देख लेंगे, तो आपका बहुत सारे चीज़ इसमें कवर हो जाएगा। तो इसमें हम क्लास 6 के NCERT से कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्लास 7, क्लास 6, क्लास 9, क्लास 8 तक बेसिक माना जाता है। उसके बाद क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 तक को करा दिया जाएगा। ये जो वीडियो का जो सीरीज चलेगा ये बाइलिंगुअल चलेगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हिंदी मीडियम में चल रहा है, इंग्लिश मीडियम का भी आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा कंटेंट नहीं मिल पाता है, इसीलिए जो पहले स्टार्ट होगा ये हिंदी मीडियम के लिए होगा, इसके बाद ये बाइलिंगुअल भी जा सकता है। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास में, जिसमें हम लोग क्लास 6 का इतिहास को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अतीत से वर्तमान भाग 1, और 7 को क्लास 7 में जो अतीत से वर्तमान होता है उसमें भाग 2 लिखा हुआ रहता है। तो क्लास 1 का हम लोग विषय सूची करेंगे, ये न्यू NCERT है। इसके बाद ओल्ड NCERT को भी कराया जाएगा। जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। आप ये जो सीरीज जब तक चलेगा, सीरीज को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। और आपको इससे पहले ऐसा एनालिसिस आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री नहीं दिया गया होगा, मेरा मानना ये है। तो चीज़ों को रिलेट करते हुए, आगे बढ़ते हुए, सीक्वेंस से समझते हुए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जहाँ पे नोट करने वाली बातें होगी वहाँ पे नोट करते हुए जाइएगा तो भी अच्छा लगेगा। मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे नोट करना है, तो कॉपी पेन आप अपने साथ रखें। तो चलिए आज हम लोग क्लास 6 का जो NCERT देखेंगे, इतिहास का हम लोग देखेंगे, कि जिसका नाम अतीत से वर्तमान है, फर्स्ट लेक्चर। इससे पहले हम लोग इसका विषय सूची देख लेते हैं। इसके बाद लाइन बाय लाइन हम लोग चैप्टर पर डे करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए जाएंगे। आपको चीज़ों बेहतर से समझ में आएगी। और आपको बता दूं कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है। अगर कहीं भी आपको त्रुटि लगे तो आप फीडबैक देना, आप बताना कि कहाँ पर मैं सुधार कर सकता हूँ, और वहाँ पर आपको सुधार करके भी दिया जाएगा। अगर थोड़ी सी लाइट की इश्यूज हो रही है तो अगले दिन इसे ठीक कर लिया जाएगा। आज ये फर्स्ट क्लास है तो हो रही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट NCERT आपको दिखाते हैं और स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो विषय सूची से देखेंगे कि विषय सूची क्या है और किस प्रकार से। अगर बात करते हैं तो आपको स्क्रीन पे दूसरे साइड में आप ये देख सकते हैं। आप ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है अतीत से वर्तमान, यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कक्षा 6 के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्यक्रम, यानी पाठ्य पुस्तक या पाठ्यक्रम बात वही हुआ, तो कक्षा 6 के लिए है जो कि हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आगे की बात करते हैं इसमें कि आगे की कहानी जो रिलेट करनी है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो जब हम इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखा देते हैं कहाँ से स्टार्ट होने वाली है।
ठीक है। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसी को बोलते हैं NCERT। NCERT का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये हो गया आपका NCERT का फुल फॉर्म। और यहाँ पर देख सकते हैं 2022 से 23, जो कि हमने आपको पहले ही बता रखा था कि पहले हम न्यू NCERT को कवर कराएंगे, इसके बाद ओल्ड NCERT को कवर कराएंगे। तो आज हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, बेसिक देखने वाले हैं, इसका विषय सूची देखने वाले हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो आपको चीज़ें हर चीज़ से समझ में आनी चाहिए। और इसमें विषय सूची देखेंगे क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस चीज़ से बातें कहाँ पे रिलेटेड करना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं इसका जो संस्करण के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला संस्करण 2006 में हुआ था, दूसरा संस्करण जो हुआ था 1929 में हुआ था, तीसरा ये तो माघ ऐसे लिखा हुआ है लेकिन 2009 में हुआ था, 2010 में हुआ था। तो इस तरह से जो हम लोग लास्ट अगर संस्करण का बात करें, जो लास्ट संस्करण हुआ था, तो लास्ट संस्करण आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो लास्ट संस्करण 2022 फागुन में हुआ है, इसका लास्ट संस्करण, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा इस समय आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगर बुक का दाम पड़े तो 65 रुपया है, मार्केट में इस बुक को खरीद भी सकते हैं और अंडरलाइन करके मेरे साथ साथ चीज़ों को बेहतरीन से समझ सकते हैं और जान सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग विषय सूची के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो मैं नीचे देखिए, ये हमारा प्रस्तावना है, जो कि प्रस्तावना भी आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है, भारत की प्रस्तावना है। तो मैंने प्रूव कर दिया कि NCERT का न्यू बुक है, यानी न्यू NCERT जो कि क्लास 6 का है और इतिहास का है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि आखिर हम लोग को पढ़ना क्या है और किस प्रकार से पढ़ना है, इसके बाद हम लोग आगे समझेंगे बातों को। तो ये देखिए, ये विषय सूची है, क्या क्या इसमें पढ़ना है, आप स्क्रीन पे बेहतर से देख पा रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ना है हम लोग को कब, कहाँ और कैसे। सबसे पहले इस बुक में हम लोग को पढ़ना है कब, कहाँ और कैसे, यानी कब, कहाँ और कैसे, किसी कोई चीज़ कब आया, कहाँ से आया, कैसे आया, इस चीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी से सबसे पहले हम लोग को इस बुक में पढ़ना है, ठीक है। दूसरा है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी आखेट खाद्य संग्रह से, जो मनुष्य जो जैसे जैसे आया तो किस तरह से खाद्य संग्रह किया, फिर भोजन उत्पादन किस तरह से करने लगा, किस तरह से मतलब चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा जो भी उत्पादन होता था उस समय में, धीरे धीरे इसका प्रचलन किस तरह से हुआ, उसके बारे में हम लोग चैप्टर 2 में जो है अध्ययन करेंगे। आगे होता है आरंभिक नगर, यानी आरंभिक नगर का जो निर्माण हुआ था, धीरे धीरे जो नगर यानी शहर जो बसने लगे थे वो कैसे बसे थे, वो सबकी इसमें बेसिक जानकारी दी हुई, क्योंकि क्लास 6 का NCERT है तो इसमें बेसिक जानकारी से स्टार्ट हुई होगी। एक ही बार आपको लेवल नहीं मिल जाएगा, क्लास 6 क्लास 7 धीरे धीरे इसके स्तर को लेवल को बढ़ाया गया होगा, क्योंकि ये NCERT की बुक है। तो हर चीज़ यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नहीं मिलने वाली, लेकिन बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ है जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिलने वाली है, जो कि मैं बता दूंगा आपको कि कहाँ पे आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। और आगे जो क्लास चैप्टर 4 का बात किया जाए तो इसमें बताता है कि क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, यानी पुराने युग की जो किताबें मिलती थी, शिलालेख मिलते थे, ताम्रपात्र पे लिखे हुए जो लेख मिलते थे वो हमें क्या बताती है, और पुराने युग में जो कब्रें मिलते थे, कब्रें के साथ क्या क्या दफनाया जाता था, तो उनसे क्या हमको जानकारी मिलती है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग बेसिक अध्ययन करेंगे। फिर जैसे क्लास 7 8 में जाएंगे तो इसमें विस्तार पूर्वक से अध्ययन करते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे क्लास 5 चैप्टर 5 में है कि राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज, राज, राजा और प्राचीन गणराज किस तरह से स्टार्ट होता था, उस समय राज किस प्रकार के होते थे, राजा किस प्रकार के होते थे, उनकी क्या नियम थी, यानी उस समय का एक तरह से बोला जाए जो नियम था, आज हमारे देश में संविधान लागू है, उस तरह उस समय जो राजा लोग थे उनके भी कोई संविधान थी, नियम थी, किस तरह से राज्य चलता था, उसके बारे में वहाँ पे बताए जाएंगे उस चैप्टर में। चैप्टर 6 का बात करें तो नए प्रश्न एवं नए विचार, आपके मन पे बहुत सारे नए प्रश्न, नए विचार उठते होंगे, उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे। प्लस जो मानव उस समय की जो मानव सभ्यता थी, मानव सभ्यता में नए नए विचार आने लगे, क्योंकि उसी समय से मानव धीरे धीरे साइंस की ओर बढ़ने लगा और टेक्नोलॉजी का खोज करने लगा, छोटा छोटी, और मानव धीरे धीरे विकास करने लगा, तो उस सब बारे में भी उसमें समझाया गया है। क्लास चैप्टर 7 का बात करें तो चैप्टर 7, मेरे मुँह से बार बार क्लास निकल जा रहा है, माफ़ कर दीजिएगा। चैप्टर 7 में है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कर दिया, यानी अशोक का जो सम्राट था उसके बारे में बताया जाएगा, उनका जो सम्राट था कैसा था और उन्होंने क्यों युद्ध का त्याग कर दिया, आखिर में उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया, उन्होंने क्यों युद्ध का त्याग कर दिया था, उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। चैप्टर 8 का बात करते हैं तो खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर, उस समय के गाँव जो थे किस प्रकार थे, क्या खुशी रहते थे, क्या दुखी रहते थे, किस प्रकार से मेल जुल के लोग रहा करते थे, और उस समय के जो समृद्ध शहर था, कौन कौन शहर समृद्ध था, सबसे पहले विकास के
सीढ़ियाँ कैसे हुई थी, जैसे कि सिंधु सभ्यता में आता है, मिस्र की सभ्यता आता है, मेसोपोटामिया का सभ्यता आता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। चैप्टर 9 का बात करते हैं तो चैप्टर 9 में है व्यापारी, राजा तथा तीर्थयात्री, यानी उस समय कौन कौन से व्यापारी होते थे, किन किन देशों से भारत में लोग व्यापार करने आते थे, कैसे भारत का खोज हुआ था, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा। और किन किन राजा और तीर्थयात्री, यानी किन किन राजा के राजदरबार में जो तीर्थयात्री थे, जैसे मेगास्थनीज और बहुत सारा जो राजदरबारी थे, वो किन किन राजा के समय में आए हुए थे तीर्थयात्री। उसके बाद क्लास मेरे मुंह से निकल जा रहा है, माफ़ कीजिएगा। चैप्टर 10 में हम लोग जानेंगे कि नए साम्राज्य और नए राज, यानी किस प्रकार से नए साम्राज्य और नए राज की स्थापना हुई थी, ये हम लोग जानेंगे चैप्टर 10 में। उसके बाद चैप्टर 11 आता है। चैप्टर 11 में इमारत तथा चित्र एवं किताबें, यानी इमारतें, चित्र तथा किताबें के बारे में उसमें समझे जाएंगे। जो इमारतें हैं उस समय इमारतें क्या गवाही दे रही हैं, जो उस समय के चित्र हैं उससे क्या सीखने को मिल रहा है, तथा जो किताबें हैं, किताबें उस समय भी किताबें लिखी जाती थी, उनसे क्या जानकारी मिल रही, इन सारे महत्वपूर्ण मुख्य तथ्यों को हम लोग इसमें समझेंगे। हमने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को कवर करेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को भी आप शेयर कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा क्योंकि यूट्यूब पे एक क्राइटेरिया होती है, अगर चैनल 1 के सब्सक्राइब हो जा रहा है तो मैं आपके साथ लाइव आकर डिस्कस कर पाऊंगा, जिसमें कि आप हम लोग से आप मेरे से सवाल भी पूछ सकते हैं, और हमारी टीम जो इस पर और भी सब्जेक्ट लाएंगे उनसे भी आप बाइलिंगुअल में उनसे भी आप सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि ये न्यू चैनल है और यहाँ पे अभी सब्सक्राइबर जब तक 1 के नहीं पूछ सकता है तो हम लोग लाइव नहीं आ सकते हैं, आपके साथ लाइव नहीं जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके कुछ रूल के बारे में पढ़ सकते हैं कि ये बुक को किस प्रकार से आपको अध्ययन करना है। तो जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो प्रत्येक अध्याय जो है, प्रत्येक अध्याय को आपका एक परिचय बालक या बालिका के द्वारा कराया गया है। क्योंकि ये बेसिक बुक है, मैंने पहले ही बता दिया, क्लास 6 के जो स्टूडेंट होते हैं वो बालक या बालिका ही होते हैं। तो प्रत्येक अध्याय में जो आपका परिचय कराया जाएगा वो एक बालक या बालिका के रूप में आपको परिचय कराया जाएगा। प्रत्येक अध्याय का जो विभाग है इसे कई विभागों में बांटा गया है। प्रत्येक अध्याय का जो विभाग है छोटे छोटे विभागों में इसको बांट दिया गया है ताकि बच्चे को बेहतर से समझ में आए। लेकिन आपको बेसिक एनसीईआरटी की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं। तो इनमें से चीज़ों को हम लोग रिलेट करके ढूंढेंगे, पढ़ेंगे हम लोग लाइन बाय लाइन, लेकिन इनमें से बेसिक चीज़ों को और जो बेहतरीन चीज़ें जो आपकी नोट करने वाली चीज़ें होगी मैं आपको बता दूंगा ताकि आप नोट करते चले। आपके साथ अपने साथ एक नोट पेन और कॉपी जरूर रखें, ठीक है। कुछ अध्यायों के यहाँ पे परिभाषा भी दी गई है। तो ये हुआ इसकी बात, ये किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से समझना है, विषय सूची आपको बता दिए। तो आज थोड़ा सा हम लोग फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट अध्याय के बारे में हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डेली लगातार आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग जो आज का जो फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये चैप्टर है, ठीक है। क्या, कब, कहाँ और कैसे, यही आपका फर्स्ट चैप्टर है। आप स्क्रीन पे अभी देख भी पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, हाँ अब चीज़ें आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बेहतरीन से दिख पाए। देखिए यही चैप्टर आपका है जो कि स्टार्ट हो रहा है, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। इस चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे, ठीक। आगे बात करते हैं कैसे पता लगाएं कि कब, कहाँ, कैसे। तो ये जो चीज़ें हैं कुछ चीज़ें हैं जिनको कि हम स्किप कर देंगे क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए यहाँ पर नहीं है, हमारे लिए यहाँ पे नहीं है। अतीत के बारे में क्योंकि क्लास 6 लेवल का है तो यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट किया गया है, इसीलिए कुछ चीज़ें का हम लोग को स्किप करना हो क्योंकि बच्चों को समझने के लिए इस तरह से बताया गया है, ठीक है। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यहाँ से आते हैं बातें देखते हैं कि इस किताब में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैसे पता लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर है कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों को यानी शिकारियों को उस समय आखेटक कहा जाता है। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको यहीं पे मिल गया, प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ सकता है कि आखेटक यानी आखेटकों किसे यानी आखेटक किसे कहा जाता था। तो इसको चीज़ को आप नोट कर लें, अगर आपके पास बुक है तो इसको अंडरलाइन भी कर लें कि शिकारियों को आखेटक कहा जाता था, ठीक है। आगे है पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारिकों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे,
कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन सी गीत गाया करते थे। तो थोड़ी सी ये जो चैप्टर जो बेसिक लेवल है क्लास 6, 7, 8 इसको बच्चे से रिलेट करके बताया गया है, इसलिए आप बोरिंग नहीं समझिएगा। लेकिन जहाँ भी महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिलेगी वहाँ पे मैं बता दूंगा। लेकिन मैंने बोल रखा है पहले ही कि लाइन बाय लाइन चलेंगे तो लाइन बाय लाइन चलेंगे, ठीक है। आइए आगे बातों को देखते हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाने के बाद क्या है। तो अगर आप मानचित्र के स्टूडेंट हैं और मानचित्र का आप क्लास कर रखे हैं तो आप ऑलरेडी पता लगा सकते हैं। मेरा यहाँ पे है कि एनसीईआरटी को कवर करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बातों को समझते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं। लिखा है कि कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह के यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे, यानी वो जानवरों का आखेट, यानी आखेट मतलब शिकार करना होता है, शिकार भी क्या करते थे। तो कई लाख पहले जो लोग रहते थे सबसे पहले किस नदी के किनारे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नर्मदा नदी के किनारे। कहाँ पर रहते थे? नर्मदा नदी के किनारे। ये सब यही बेसिक है, एनसीईआरटी का यही तोड़ है, यही निचोड़ है, यही एनसीईआरटी के बेसिक है। यहीं से आपको रिलेट करते हुए चलना है, यहीं से चीज़ों को आप रिलेट करके चलेंगे तो आप बेहतर से समझ पाएंगे एनसीईआरटी के ज्ञान को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं कि देखिए अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ये सब आपको मानचित्र देख के पता लगाना है, जो कि बेसिस है और हर चीज़ हम लोग को रिलेटेड नहीं करना, ठीक है। इसके नीचे की चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, कि आज से कितने हजार या कितने लाख साल पहले सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया गया था, यानी कि प्रारंभ किया गया था। तो आप बता सकते हैं आज से लगभग 8000 वर्ष पहले। कितना साल पहले? आज से लगभग 8000 वर्ष साल पहले। तो इस चीज़ को आप नोट कर लें। इसी चीज़ को एनालिसिस के लिए हमने बोला कि नहीं बेसिक से चलना ही जरूर रहेगा, नहीं तो हम चाह रहे थे कि क्लास 9, 11, 12 का एनसीईआरटी कवर करा दे लाइन बाय लाइन। लेकिन फिर लगा कि नहीं, अगर क्लास 6 से चीज़ों को रिलेटेड करके समझा जाए तो पढ़ने में मज़ा आएगा। और चीज़ों को रिलेटेड करके, मेरा मानना है कि चीज़ों को जब रिलेट करके पढ़ा जाता है तो बेहतरीन से और अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं पालतू बनाना शुरू किया। तो आज से लगभग 8000 साल पहले ही उन्होंने पालतू जानवर जैसे भी भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्याचल के पहाड़ियों का पता लगाओ। तो ये चीज़ तो आपको मानचित्र में देखना है, तो इन चीज़ों को टारगेट नहीं करना है। जो मेन चीज़ है हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जो चीज़ आपके उपयोग के लिए, क्योंकि बेसिक बुक है, मैं कितना बार बताऊँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वो स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। यानी जो विंध्याचल है, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था, वो स्थान जो है विंध्याचल के उत्तर में है। और यही आपका मानचित्र है, जहाँ की मानचित्र पर सब चीज़ आपको दर्शाने और खोजने के लिए कहा गया है। अगर मानचित्र आप देखना चाहते हैं तो ध्यान से देख लें। हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आइए प्रयास करते हैं आगे समझने के लिए, ठीक है, कुछ तथ्यों के साथ। आगे लिखा हुआ है कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है। तो क्वेश्चन आपको भी पूछ सकता है कि सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, मेंस में भी लिखने आ सकता है। तो सहायक नदियाँ उसे कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। जैसे अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार की जो गंगा नदी जाती है, तो गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी होगी, कोसी नदी होगी, ये सब नदी गंगा की सहायक नदी हो गई। जैसे गंगट नदी होगी, बूढ़ी गंगट नदी होगी, ये सब जितनी भी नदियाँ हो गई, ये सब गंगा की सहायक नदी हो गई, ठीक है। आगे यहाँ है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले। यानी आज से 47 यानी लगभग 5000 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे जो है सबसे पहले कुछ नगर, कुछ शहर फल फूल रहे थे, यानी फूले उनका उद्गम हुआ, ठीक है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। आज से 2500 साल पहले गंगा के एवं समुद्र के तटवर्ती किनारे क्षेत्रों में जो था नगरों का विकास हुआ था, ठीक है। देखिए यहाँ पर दे भी दिया है नीचे, गंगा तथा इसके सहायक नदियों सोन नदी का पता लगाएं। ये चीज़ नीचे दे दी गया है रिलेट करने के लिए, तो आप मानचित्र में देख के पता लगा सकते हैं। अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलना होगा,
ठीक है। आगे है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान में जो बिहार है के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य का स्थापना किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो गंगा के जो दक्षिणी भाग है इसके आसपास की नदियां में जो प्राचीन काल था मगध, आपको पता होगा कि 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध ही था, जो कि वर्तमान में पटना है। और उस समय जो मगध की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, अभी उसे पटना नाम कर दिया गया है। ठीक है, आइए यहाँ पे बॉक्स में क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा इस बॉक्स में हम लोग जानकारी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यानी बताया गया है कि एशिया में कौन कौन से देश हैं आधुनिक में। उस समय जो दक्षिण एशिया थे उसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते थे। दक्षिण एशिया के समय जो आधुनिक में कौन कौन देश आते थे, भारत आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देश को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक छोटा सा महाद्वीप है, लेकिन विशालता तथा इसकी बाकी एशियाओं से समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बंटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। यानी दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जैव विविधता भी देखने को मिलती है। ठीक है, आगे की चीज़ों को यहाँ पर अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, उस समय का जो युग था उसमें लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। यानी लोग उस समय भी यात्रा करते थे, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। उपमहाद्वीप जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप था वहाँ तक जाने की वो लोग कोशिश करते थे। कभी केवल हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तानों तथा नदियों, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्रकृति की आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरुओं लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे से विचार को जानने का अवसर मिला। यानी बात करें उस समय, तो उस समय जो लोग थे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जाते थे। कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों को जाना पड़ता था, भूकंप आ जाता था या फिर ज्वालामुखी फट जाती थी, तो उस समय एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल करना पड़ता था। जो धर्म गुरुए थे वो अपने उपदेश देने और अपने धर्म के प्रसार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। उसके साथ ही जो व्यापारी लोग हैं वो अपने सामान को बेचने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। साथ में जो सैन्य है तो युद्ध लड़ने या फिर सैन्य के जो साजो सामान होता है उसको पहुंचाने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जाया हुआ करते थे। तो ये है जो फर्स्ट आज इंट्रोडक्शन ही क्लास था, और इंट्रोडक्शन क्लास का आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे का जो चीज़ें होंगी बेहतरीन से समझेंगे आगे के लेक्चर में। आज ये फर्स्ट क्लास थी, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा समझा दूँ, थोड़ा सा बता दूँ किस तरह से ये क्लास होने वाली है और किस तरह से आपको चीज़ों को समझनी है, किस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं और किस तरह से आपको लिखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही बोलूँगा और अब जाने का इजाज़त चाहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट लेक्चर का आपको कंप्लीट वीडियो 1 घंटा की मिलेगी और कंप्लीट सॉल्यूशन इसी तरह चलते रहेगा, जो कि चीज़ों को आप रिलेट करके समझ पाओगे। नमस्कार, जय हिंद।